अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। रिश्ता चाहे दोस्ती का हो, पति पत्नी का हो, ननद भौजाई का या भाई भाई का, इसमें प्यार तभी तक है जब तक राजनीति बीच में ना आ जाए। अगर सियासत बीच में आ जाए तो प्यार तकरार बदल जाती है। सोनिया गांधी और मेनका गांधी, राहुल गांधी और वरुण गांधी, उद्धव और राज ठाकरे अब पुराने हो गए हैं। 24 में चुनाव में राजनीति ने रिश्तों से रस्साकशी के नए मोर्चे कहां बना दिए हैं, दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। चौबीस का चुनावी रंग जम चुका है। हर तरफ चुनावी बयार है। मतदान की तारीख करीब आते आते पूरी की पूरी पिक्चर साफ हो चुकी है। कभी सियासी दुश्मन रहे दोस्त बन चुके हैं तो कभी सियासी दोस्त रहे दुश्मन बन चुके हैं। 24 के उम्मीदवारों का निशाना साफ है, अपने प्रतिद्वंदियों को सियासी जमीन पर पटकनी देनी है। दिलचस्प बात यह है कि घर में पारिवारिक रिश्तों में भले ही प्यार और मनुहार है, लेकिन सियासी जमीन पर वो एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन चुके हैं। 24 के चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले ऐसी कई तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां रिश्ते सियासी जंग में तब्दील हो चुके हैं। बारामती लोकसभा सीट ननद भौजाई में आर पार, सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्र पवार। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर रिश्ते में ननद भौजाई का राजनीतिक मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। सुप्रिया सुले सूबे के डिप्टी सीएम अजित पवार की बहन है तो सुनेत्र पवार पत्नी। लेकिन पिछले दिनों अजित पवार की चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी से बगावत के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। इस बीच अजित पवार ने बयान देते हुए कहा कि अगर मैं बोलूंगा तो रिश्तेदार बोलने लायक नहीं रहेंगे। विष्णुपुर लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल, सौमित्र खान वर्सेस सुजाता मंडल। विष्णुपुर में बीजेपी सांसद सौमित्र खान फिर से मैदान में हैं, तो टीएमसी के टिकट पर यहीं पर उनकी पूर्व पत्नी सुजाता मंडल के आने से मुकाबला रोचक हो गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में सौमित्र खान ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामल संतरा को शिकस्त दी थी। हिसार लोकसभा सीट हरियाणा, रणजीत चौटाला वर्सेस सुनैना चौटाला। हिसार सीट पर पारिवारिक रिश्ते सियासी मैदान में पहुंच चुके हैं। रणजीत चौटाला सुनैना चौटाला के रिश्ते में चाचा ससुर हैं। रणजीत निर्दलीय विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें हिसार सीट से मैदान में उतार दिया गया है, तो इनेलो ने महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना को उनके ससुर के सामने खड़ा कर दिया है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पति वर्सेस पत्नी वर्सेस भतीजा, नंद किशोर पुंडीर वर्सेस कविता वर्सेस अभिषेक। पहले फेज की वोटिंग से पहले गाजियाबाद का मुकाबला भी बेहद मजेदार है। नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के रिश्तेदार, घर का पता एक ही है। नंद किशोर पुंडीर बीएसपी से मैदान में हैं, तो पत्नी और भतीजा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। अभी तो ये मजेदार पिक्चर की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली की राजनीति में हृदय परिवर्तन शुरू हो चुका है। आज तक आम आदमी पार्टी में आनंद ले रहे राजकुमार ने न सिर्फ मंत्री पद छोड़ दिया बल्कि आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या है इसके पीछे की राजनीति, जानने के लिए देखिए अगली स्पेशल रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। यातनाओं से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं। केजरीवाल इज अ किंग ऑफ करप्शन। क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी और मंत्री पद से अलविदा कह दिया। राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते थे, लेकिन शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के एक दिन बाद राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी को लेकर हृदय परिवर्तन हो गया। पार्टी छोड़ते हुए राजकुमार आनंद ने क्या कहा, उनकी पूरी बात सुनिए। मैं राजकुमार आनंद
मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूँ, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूँ। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। चलिए अब आप ये भी समझिए कि राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी छोड़ना क्यों केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। राजकुमार आनंद केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। सरकार में कुल 7 पोर्टफोलियो उनके पास थे। दिल्ली के पटेल नगर से आम आदमी पार्टी विधायक हैं। उन्होंने 61% वोट के साथ चुनाव जीता था। राजकुमार आनंद जाटव समुदाय से आते हैं। उनकी पत्नी वीणा आनंद भी विधायक रही हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ से पहले ईडी ने राजकुमार आनंद के आवास पर भी छापा मारा था। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि राजकुमार आनंद ने डर की वजह से पार्टी छोड़ दी। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा। फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना। फिलहाल राजकुमार आनंद के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब बीजेपी नहीं, खुद आम आदमी पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साथ छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं उस नेता की जिसका एक वीडियो बहुत चर्चाओं में है। ये नेता है तेजस्वी यादव, जिन्होंने नवरात्र के दिन मछली खाने का वीडियो पोस्ट किया। विवाद बढ़ गया, बीजेपी ने इस पर वार किया। तेजस्वी ने इसे IQ टेस्ट करने वाला वीडियो बता दिया। बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। पहले कंगना के बीफ खाने पर बवाल, अब तेजस्वी के मछली पर घमासान। चुनावी माहौल है, वार पलटवार का दौर है, और साथ में कौन सा मुद्दा कब किस नेता के गले की फांस बन जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं। कुछ ऐसा ही पहले कंगना के साथ हुआ, जब 5 साल पुराने बीफ के लिए ट्वीट पर विवाद हुआ, और अब तेजस्वी के मछली के एक वीडियो पर घमासान मच गया। स्वादिष्ट मछली है, 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है। ये वीडियो है तेजस्वी यादव के मछली खाने का, लेकिन विवाद ये नहीं है उन्होंने मछली खाई है। विवाद ये है कि ये वीडियो नवरात्र के दौरान पोस्ट किया गया है। ये वीडियो पहले नवरात्र यानी 9 अप्रैल को तेजस्वी ने पोस्ट किया। हालांकि इस पोस्ट में तेजस्वी ने बाकायदा डेट तक का जिक्र किया और बताने की कोशिश की कि ये वीडियो नवरात्र से 1 दिन पहले यानी 8 अप्रैल का है, लेकिन तब भी इस पर बड़ा विवाद हो गया है। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं, और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके, और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। और मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया आज इन्होंने। तो मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, उसका नाम है चेचरा, और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर पे ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो
खासकर के हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग दे। वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी हमलावर हो गई और इसे सनातन का अपमान बता दिया। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इसको बेकार का मुद्दा बता डाला। मछली हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। कोई कहीं बाहर निकलता है, यात्रा पे निकलता है, तो दही मछली कहा जाता है। अगर तेजस्वी जी ने चुनाव अभियान के भी दौरान अगर मछली खाया है तो इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। विवाद बढ़ा तो तेजस्वी ने इस पर सफाई भी दे डाली। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट में डेट लिखी थी और वो वीडियो उन्होंने बीजेपी का IQ टेस्ट करने के लिए डाला था। वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं है। हम IQ टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। इससे पहले कुछ ऐसा ही विवाद हुआ था अगस्त 2023 में, जब सावन के महीने में राहुल गांधी ने लालू यादव से मटन बनाना सीखा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसमें वो मटन की सीक्रेट रेसिपी के साथ साथ राजनीति के गुर भी लालू यादव से सीखते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा हाल ही में कंगना के पुराने बयान पर भी विवाद काफी हुआ था और उस पर कांग्रेस लगातार हमले कर रही थी, जिसके बाद कंगना ने सफाई दी थी और कहा था कि वो बीफ नहीं खाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीफ से लेकर मछली तक अब ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि चुनावी मुद्दा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और अब अगली खबर लोकसभा चुनाव की एक ऐसी उम्मीदवार जो बहुत चर्चाओं में है और वो कुख्यात तस्कर वीरप्पन की बेटी है। जी हां, इस बार आपको लोकसभा चुनाव में वीरप्पन परिवार भी चुनावी मैदान में दिखेगा, क्योंकि वीरप्पन की बेटी विद्या वीरप्पन चुनाव लड़ने जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में वीरप्पन की एंट्री। पिता तस्कर, बेटी बनेगी सांसद। नब्बे के दशक का सबसे खूंखार तस्कर, जिसके पीछे कई राज्यों की पुलिस थी, जिसके नाम पुलिस से लेकर जंगल के अधिकारियों के अपहरण और मर्डर के मामले थे, उसका नाम था वीरप्पन, जो कि दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, हजारों शिकार और 140 करोड़ से ज्यादा की चंदन तस्करी का आरोप था। वीरप्पन का खौफ तो उसकी मौत के साथ खत्म हो गया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में एक वीरप्पन आपको नजर आने वाली है। वो है वीरप्पन की बेटी विद्या रानी वीरप्पन। और बकायदा चुनाव प्रचार में वीरप्पन की तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में लोगों के घर घर जाकर वोट मांगती विद्या रानी वीरप्पन अपने साथ कुख्यात तस्कर वीरप्पन की फोटो लगे पोस्टर तक लेकर चल रही है और लोगों से खुद को वोट देने की अपील कर रही है। वीरप्पन की बेटी के मुताबिक उन्होंने अपने पिता से प्रेरणा ली है।
My dad is the backbone and inspiration of my thought to serve the people. My thinking about the public, my understanding about the public, and my firmness and the will to stand for the growth of the society is from my dad. I have taken it from my dad. विद्या रानी पेशे से वकील है, वह एक एक्टिविस्ट भी है और आदिवासियों और दलितों के हित के लिए काम कर रही है। विद्या रानी कृष्णागिरी में बच्चों का स्कूल भी चलाती है। विद्या रानी एनटीके पार्टी से चुनाव लड़ने वाली है। इससे पहले विद्या बीजेपी से जुड़ी थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें बीजेपी यूथ ब्रिगेड में उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। विद्या के मुताबिक उनके पिता लोगों के लिए जो भी हों, लेकिन वो अपने पिता वीरप्पन से अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिली थी और उनके मुताबिक वो अपने पिता के जीवन के पॉजिटिव साइड लेकर चुनाव लड़ना चाहती हैं। Was misguided to the situation because of the government that has been prevailing in that time, where they failed to give all the basic needs needed to the citizens of their country. But my dad tried to serve the people around, tried to save everyone around, be a guardian for everyone. I just wanted to neglect the negative part of his life because that was forced into his life. He was forced to take the weapon and he was forced to take the situation. कुख्यात तस्कर वीरप्पन 2004 में तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। उस पर 2000 से ज्यादा हाथियों के शिकार का भी आरोप था। वीरप्पन को कई दशकों तक पकड़ा या मारा नहीं जा सका था, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। वीरप्पन ने अपने जीवन में 184 लोगों की हत्या की थी, जिसमें से ज्यादातर वन विभाग और पुलिस के कर्मचारी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं एक बच्चे की, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बच्ची है सिर्फ 9 साल की और इस उम्र में वो अपने से 3 गुना भार उठाने में सक्षम है। कौन है ये वंडर गर्ल? देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। उम्र सिर्फ 9 साल और इस उम्र में 75 किलोग्राम की लिफ्ट। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में ये बच्ची 75 किलोग्राम भार उठा रही है। अपने वीडियो से सोशल मीडिया पर छाई है 9 साल की आर्शिया गोस्वामी, जो कि हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली है। आर्शिया अपने से 3 गुना से ज्यादा का वजन उठाती साफ साफ दिख रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा आर्शिया के 75 किलोग्राम भार उठाने के वीडियो की है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो 75 किलोग्राम वजन उठाकर लोगों को हैरान कर रही है। इससे पहले साल 2021 में उन्होंने महज 6 साल की उम्र में 45 किलो वजन उठाकर सबसे कम उम्र की वेटलिफ्टर बन गई। पहले तो मैं पाइप से सीखती थी, जब मैं नया सीखा था मैंने। उसके बाद धीरे धीरे फिर 10 की बारबेल, हमने 5 की बारबेल मेरे लिए बनवाई थी, फिर 10 की बारबेल, फिर उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे 1-1, 2-2 वेट बढ़ते बढ़ते मेरा इतना वेट हो गया। 9 साल की आर्शिया गोस्वामी ने लॉकडाउन के समय में अपने माता पिता को एक्सरसाइज करते देखा और इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे अभ्यास करते रहने के बाद आज वो इतना वजन उठा सकती है। सिर्फ 9 साल की उम्र में आर्शिया गोस्वामी सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है और उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है करते हुए, 3 साल हो गए हैं। इसका भी अब माइंड सेट है, शी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड। इसका भी इंटरेस्ट है कि मेरे को ओलंपिक मेडल लेकर आना है इंडिया के लिए, ठीक है। तो अभी शुरुआत हो चुकी है इसकी, धीरे धीरे सपना तो यही है कि ओलंपिक मेडल लेकर आए। आर्शिया इस उम्र में रोजाना कई घंटों तक अपने पिता के ही जिम में एक्सरसाइज करने के साथ साथ पढ़ाई में भी समय देती है। मेरे पापा ने मेरे को वेट लिफ्टिंग सिखाई, उसके बेसिक भी सिखाए और मेरे पापा मेरे को जिम वर्कआउट भी कराते हैं। मेरा टारगेट है कि मैं अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी। आर्शिया गोस्वामी का नाम कई बार रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हो चुका है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम आ चुका है और अब उनका सपना है कि आने वाले समय में वो गिनीज बुक में भी अपना नाम
दर्द करा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस तरह पाकिस्तान की सरकार दुनिया से भीख मांगकर काम चला रही है, उसी तरह पाकिस्तान की जनता भी हाथ फैलाकर खड़ी है। भीख मांगने में शहबाज और पाकिस्तानी जनता ने मानो पीएचडी कर ली है। जैसे शराब और ड्रग्स की लत लगती है ना, वैसे पाकिस्तान को भीख मांगने की लत लग गई है। ना वहां का वजीर आजम मानने को तैयार है और ना ही 25 करोड़ जनता। पाकिस्तान की जनता खुद अपने मुल्क और प्रधानमंत्री के लिए क्या सोचती है, क्या बोलती है, इस पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। एक आदमी है वो बेकारी है, लेट्स जूम, तो वो एक औरत है, अगर देखो वो डेली का अगर 5,000 10,000 लेके जा रही है, उसने कहना इससे अच्छा बिजनेस ही नहीं है। 119 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले पे आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मारने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते और दुनिया भर में जब चले जाए तो वहां से मांग रहे होते। कब तक हम कुशकोल के ऊपर जिंदा रहेंगे? 75 साल गुजर गए हैं। पाकिस्तान का असली मतलब है भिखारिस्तान। यहाँ वजीर से जनता तक सबने हाथ में कटोरा पकड़ लिया है। बहुत बड़ी यानी कि शर्म की बात है, इसलिए पाकिस्तान का जो इमेज है वो खराब हो रहा है। माशाल्लाह से हमारा हाल है, हमारी इज्जत करना बनती नहीं। लास्ट टाइम की जो पिछले साल रमजान थे उसकी निस्बत एक दफा ये मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं। पाकिस्तान के सबसे अमीर शहर कराची में मुल्क के कोने कोने से भिखारियों की फौज पहुंच गई है। आंकड़े कुछ 100 या 1000 नहीं बल्कि लाखों में हैं। शहबाज ने पूरे मुल्क को ही कटोरे की आदत लगा दी। शायद पाकिस्तानियों के लिए भीख मांगना सबसे फेवरेट काम बन गया है। हमने तो बाइकाट किया हुआ है। जो कराची के मुकामी हमारे को फकीर नजर आते हैं पूरे साल, उसके अलावा कोई भी आ जाए कितनी भी एक्टिंग कर ले, नहीं देता भाई। सफेद पोश आदमी तो निकलता ही नहीं है बाहर। ये अभी आई हैं ट्रेनें भर भर के आते हैं रमजानों में, 20 रमजान तक होता है, उसके बाद निकल जाते हैं। जो हकदार है उनको हक नहीं मिलता। कराची तो सिर्फ ट्रेलर है, असल में पाकिस्तान की जेब और खजाना दोनों खाली है और ये मुल्क भिखारियों के लिए जन्नत बन गया है। पाकिस्तान में चर्चा है कि कराची में 4 लाख भिखारियों के आने का आंकड़ा तो सिर्फ एक अनुमान है। असली आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। इतने भिखारी होने का एक ही मतलब है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कटोरे पर चल रही है। पाकिस्तान में बेकारियों की शरह बढ़ती चली जा रही थी। हमें हर चौक पर, हर चौराहे पर भीख मांगने वाले दिखाई देते हैं। इवन कि एक नहीं, दो नहीं, 20-20, 25-25 लोग जो हैं एक इशारे पर खड़े होते हैं। तो बेकारियों की तादाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही इस वक्त काफी हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छे भले बिल्कुल कमाने के लायक जो है ना, वो भी मांगना शुरू हो गए हैं। कराची की जनता भिखारियों से परेशान है। मांगने की मानो रेस लग गई है। पाकिस्तानी जब मुल्क में होता है तो दूसरे पाकिस्तानी से भीख मांगता है, विदेश जाता है तो दुनिया से मांगता है, पर मांगने से कभी पीछे नहीं हटता है। खबर यह नाज़रीन कि दुबई पुलिस ने एक्शन लिया है और दुबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 319 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। ये 300 भिखारी दुबई के अंदर भीख मांगना जुर्म है और संगीन जुर्म है। 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले पे आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। कैसा? 253 पाकिस्तानी है। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान ने भिखारी भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मक्का मदीना से लेकर दुबई और मिडिल ईस्ट के सभी बड़े शहरों में पाकिस्तानी भिखारी बनकर पहुंचते हैं, भीख मांगते हैं और लाखों कमाकर वापस पाकिस्तान लौटते हैं। खुद पाकिस्तानी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और इराक में पकड़े गए भिखारियों में 90% पाकिस्तानी नागरिक हैं। आटा और रोटी के लिए भटक रहे पाकिस्तानी धरती के किसी भी कोने में जाकर भीख मांग सकते हैं। हालांकि ऐसी खबरों से पाकिस्तानियों को बहुत शर्म आ रही है। दुबई की पुलिस ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते और यहाँ आके भीख मांगते हैं। पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जाके पेशा बना लिया हुआ है। जिस तरह लोग उम्रा के लिए जा रही हैं, दुबई में जा रहे हैं, फैमिलीज जाती हैं वहाँ पर, जाकर वो जनाब वहाँ पर काम करते हैं। सिर्फ उन्होंने ये सिर्फ इसी काम के लिए जा रहे हैं और कर रहे हैं। प्लानिंग के थ्रू जाते हैं वहाँ पे, तो बजाय ये कि वहाँ पे अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के इन्होंने ये काम शुरू किए हुए हैं।
जिसकी वजह से हर लेवल पे पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है। भीख मांगने को पाकिस्तानी सरकार और जनता बहुत सीरियसली लेती है। शहबाज खुद अभी सऊदी अरब में भीख मांगने गए। सफलता भले ना मिली, पर कोशिश में कोई कमी नहीं दिखती। हालांकि मैं ये बताना चाहिए तो नहीं, क्योंकि इससे इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलेगा। अच्छा यार, छोड़ो नौकरी, हम वहां जाके जो है वो दुबई में भीख मांगते हैं। आपके होश उड़ जाएंगे एक दफा अगर मैं आपको बता दूं ये कमाते कितना थे वहां से। नाज़रीन, यानी एक पाकिस्तानी जो वहां भीख मांग रहा था, वो महीने का 83 लाख रुपया कमा रहा था। तो सोच इंसान हैरत में पड़ जाता है। दिल करता है कि जो हम काम कर रहे हैं छोड़ दें, मैं एंकरिंग छोड़ दूं यार, मैं साल में इतना नहीं कमा पाता। आपको मैंने कमाई बता दी अपनी, वो महीने का इतना कमा रहा है भीख मांग के। आजकल पाकिस्तान का कराची शहर भिखारियों का पसंदीदा अड्डा बन चुका है। पाकिस्तानियों को डर है कि कहीं मांगने का ये वायरस दूसरे शहरों में ना पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।